नो कॉन्टेक्ट रूल कैसे अप्लाई करना है, क्या रूल्स हैं, सब बता चुकी हूँ, व्लॉग देख लीजिए। उसके बाद किस पे अप्लाई कर सकते हैं, किस पे अप्लाई नहीं कर सकते, वो भी लास्ट व्लॉग में बता दिया। तो अब आगे कुछ और सवालात आपकी तरफ से मेरे पास आए हैं। खामोश रहकर हम किसी को मिस कैसे करवा सकते हैं? ठीक है, आपने ये बता दिया कि कौन-कौन से लोग मिस कर सकते हैं, लेकिन क्या पैटर्न होता है? किस तरह से उनका दिमाग वर्क कर रहा होता है? हमारी ऐसी कौन-सी हरकत है या एक्ट है जो कि उनको हिट करती है और वो पागलों की तरह हमारे पीछे आते हैं? अगर बात करना छोड़ देंगे तो सामने वाले को तो बात ना करने की आदत डल जाएगी। उसकी दिमागी हालत कैसी है? वो इस वक़्त नो कॉन्टैक्ट में क्या सोच रहा है और किस तरह से हम उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं? ऐसी कौन-सी चीज़ वो हमारे बारे में सोचता है जो उसे हमारे बारे में सोचने पर मजबूर करती है? और लास्ट क्वेश्चन है कि कैसे पता लगेगा कि ये आइडिया गुड है, बेहतरीन है और बेस्ट है उसके ऊपर अप्लाई करने के लिए? नो कॉन्टैक्ट कॉन्सेप्ट आइडियल है आपके लिए, आपकी सिचुएशन में। कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि नो कॉन्टैक्ट किस लिए आपके लिए बेहतरीन है। ऐसी कौन कौन सी वजूहात हैं जिसकी बेस पे सामने वाले को क्रेविंग होती है आपसे बात करने की, आपकी पर्सनैलिटी की और आपके पूरे वजूद की? ऐसे कौन कौन से एक्ट हैं जो आपकी तरफ से खामोशी में भी उसको ज़ाहिर हो रहे होते हैं और आपकी खामोशी बोल रही होती है? वो सब आज के 9-10 पॉइंट्स में आपको पता चल जाएगा। कहने को 9-10 हैं, इतने ज़्यादा नहीं हैं, छोटे-छोटे से हैं और आपको ये बता जाएँगे कि किस तरह से नो कॉन्टैक्ट करने पर सामने वाला सोच रहा है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, अब वो क्या एक्ट करने वाला है, किस तरह से वो रिएक्ट करने वाला है आपके इस पैटर्न पर और जो पिछला गुज़रा उस पे उसकी क्या सोच चल रही होगी और क्यों चल रही होगी, ये सब आपको आज पता लगने वाला है। नो कॉन्टैक्ट का कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा आपके साथ क्लियर कर लूँ, मज़ीद जानना चाहते हैं तो ये ऊपर आई कार्ड आ रहा है, व्लॉग देख लीजिएगा। लेकिन अगर ये डिटेल में बताने लग गई तो बस फिर ये व्लॉग इसी में चला जाएगा। इसलिए मोटी-मोटी बातें, आपने हर तरह का कॉन्टैक्ट सीज़ करना होता है और वो इस तरह से कि आपने टेक्स्ट नहीं करना, कॉल नहीं करनी, कोई ईमेल नहीं करनी, ये सारे काम आपने खुद से नहीं करने, ओके? कम्युनिकेशन का सिलसिला सोशल मीडिया से भी होता है, तो आपने ज़्यादा इंटरैक्शन नहीं करना। ज़्यादा का मतलब उसके साथ नहीं करना, बाकी लोगों के साथ कर लेना है। उसके साथ जो सर्कल में फ्रेंड्स आते हैं या फैमिली मेंबर्स भी आते हैं, तो उनसे भी आपने कुछ अवॉइड ही करना है। उसकी बात करते हुए अवॉइड करेंगे और वैसे आप बात कर सकते हैं। फिज़िकल कॉन्टैक्ट और पर्सनल मीटिंग्स तो 90% नहीं होंगी। अगर एक जगह काम करते हैं और एक ही जगह पे रहते हैं, तो तब तो होना ही है, लेकिन फिर भी आपने 90% किस तरह से अवॉइड करना है, अपनी-अपनी सिचुएशंस को देखिए और अप्लाई कर लीजिए। अच्छा, तो अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपका साइलेंस, आपकी खामोशी सामने वाले को किस तरह से आपका दीवाना करती है और किस तरह से आपकी तरफ अट्रैक्ट करने पर मजबूर करती है। कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस पे इम्पैक्ट डालते हैं? फैक्टर नंबर 1, ब्रेक द इमोशनल एडिक्शन। डेफिनिटली जिस वक़्त आप किसी से राब्ता ख़त्म करते हैं, तो जो इमोशनल एडिक्शन होती है, वो ट्रिगर होती है। आप तो इंटेंशनली सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले को ये चीज़ हिट करती है और वो जो इमोशंस होते हैं, वो उसको मजबूर करते हैं आपके साथ रिकनेक्ट होने पर। डिपेंड करता है कि सामने वाला कितना साबिर है, कितना बर्दाश्त कर सकता है। टाइम ड्यूरेशन डिपेंड करती है, आपको सोचना होगा जो प्रीवियस इवेंट्स हुए हैं आपके साथ कि वो कितना ज़्यादा सब्र कर जाता है या कितने टाइम के बाद वो आपकी तरफ आएगा और दरवाज़ा खटखटाएगा। आपको उसकी लिमिट्स का अंदाज़ा होगा। जब साथ वक़्त गुज़रता है तो पता लग जाता है और इस चीज़ को माइंड में रखते हुए आपने ये इमेजिन करना है या सोचना है इसके बारे में कि ये चीज़ उसको हिट कर रही होगी। इस खामोशी से आपके ऊपर तो इम्पैक्ट आएगा ही, किसी किस्म का कोई नया ज़ख्म नहीं क्रिएट हो रहा और जो पुराने ज़ख्म हैं,
वो हील हो रहे हैं। स्पेस मिल गई ना, तो जब कोई नया इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा तो कोई गलत बात भी नहीं हो रही। डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट की ज़रूरत तभी महसूस होती है जिस वक्त आपका ब्रेकअप हो गया है या ऐसी कंडीशन है कि ब्रेकअप की तरफ जा रहा है, और जब भी मिल रहे हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो जब आप ऐसे खामोशी की तरफ जाते हैं तो एक तो आपके अंदर भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें बाहर आने लग जाती हैं, और सेम प्रोसेस सामने वाले के अंदर भी हो रहा होता है। आप तो इंटेंशनली कर रहे होते हैं ना, लेकिन सामने वाले के ऊपर इसका इम्पैक्ट ये जा रहा होता है कि वो भी अपने आप को थोड़ा पुरसकून महसूस करता है और उसका दिमाग चलना शुरू होता है। और जिस तरह के मैंने लास्ट व्लॉग में एक काइंड बताई थी कि वो लोग सोचना शुरू कर देते हैं आपके बारे में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉजिटिव। जब आप नज़रों से ओझल होते हैं तो माइंड की वर्किंग ऐसी है कि वो अच्छी अच्छी बातें याद करना शुरू कर देता है। ये मैं आपको बहुत सतही लेवल पे आसानी से समझने के लिए बता रही हूँ, तो इसको इतना ही जान लीजिए कि माइंड आपकी अच्छी अच्छी बातें निकालता है और उसको रिकॉल कराना शुरू कर देता है कि हाँ जी, वो बहुत अच्छा था, उसके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा था, उसके अंदर तो ये खुसूसियात थी। तो दोबारा से जिस तरह के शुरू में होता है, गलत गलत या फिर कोई जो फॉल्ट होते हैं, जो नक्स होते हैं, वो पीछे चले जाते हैं और अच्छी अच्छी बातें याद आने लग जाती हैं। आपकी डिग्निटी प्रिजर्व होना शुरू हो जाती है। वो ऐसे कि जो इम्पल्सिव रिएक्शंस होते हैं दोनों साइड से, और एक जो मुसलसल भीख का कटोरा लेकर आप खड़े हुए हैं उसके दरवाजे पर कि मुझे मोहब्बत चाहिए चाहिए, ये एक बड़ा रीज़न होता है किसी भी ब्रेकअप का या किसी भी जो रिलेशनशिप इस तरफ जा रहा होता है कि आपको मोहब्बत चाहिए होती है, आप डिमांड कर रहे होते हैं किसी न किसी तरह, लेकिन उसके जो रास्ते हैं या उसकी जो सूरतें हो रही होती हैं वो बहुत इंटेंस हो रही होती हैं। खामोशी से होगा ये कि इसमें गैप आएगा और आपकी डिग्निटी प्रिजर्व होने लगेगी, और सामने वाले के साथ भी ऐसा ही होगा कि आपकी तरफ से कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं जा रहा, तो उसके साथ भी कुछ इसी तरह की फीलिंग्स हो रही होंगी। समझ लें जिस तरह आप स्ट्रेन कर रहे हैं, जिस तरह आप चाय को छानते हैं ना, चाय पोनी में डाल के, और पत्ती ऊपर रह जाती है, नीचे कहवा रह जाता है, तो ये इस तरह से आप स्ट्रेन कर रहे हैं और सारी चीज़ें उसमें से निकल रही हैं और कह लें कि इम्प्योरिटीज़ अलहदा हो रही हैं। पॉइंट नंबर 4, पहले भी बहुत बार जिक्र किया हुआ है मैंने इसका। आप फोर्स कर रहे होते हैं अपनी एब्सेंस से दूसरे इंसान को कि वो आपके बारे में सोचे। एब्सेंस डेफिनेटली माइंड पे इम्पैक्ट डालती है, और सामने वाला ना चाहते हुए भी आपके बारे में सोचता है और आपको जो फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है, उसका उसे एहसास होता है कि नहीं, इसकी वैल्यू है। यानी कि आपकी वैल्यू रीस्टोर होना शुरू होती है उसके माइंड में, इसीलिए वो आपके बारे में सोचता है। फिर मैं यही कह रही हूँ कि डिपेंड करता है कि दूसरे इंसान पे कितने कितने वक्त के बाद असर होता है। बाज़ लोग इस चीज़ को हफ्ते में महसूस करेंगे, बाज़ लोग 2 हफ्ते में, बाज़ लोग 3 और बाज़ लोग 1 महीना भी ले जाएंगे, और उसके बाद उनको एहसास होगा कि हाँ, मैंने इसको बहुत ज़्यादा ही फॉर ग्रांटेड लिया था, लेकिन अब जो है वो मुझे एहसास हो रहा है कि ये वाक़ई मेरी ज़िंदगी में वैल्यू रखता है, और इस इंसान की अपनी भी एक वैल्यू है जो कि मैंने बिल्कुल पैरों तले रौंद दी थी। इस वजह से एहसास होता है, दूसरे को आपकी याद आती है। पॉइंट नंबर 5 है कि जिस वक़्त आप इस तरह की सिचुएशन से गुज़र रहे होते हैं और नो कॉन्टैक्ट आपने अप्लाई किया हुआ है, तो आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा और दूसरे के साथ भी ऐसा हो रहा होगा। आपने स्पेस क्रिएट की है कि हालात बेहतर हो जाएँ। ये नहीं सोचा हुआ कि दोबारा रिकनेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन उस रिलेशनशिप की हालत ऐसी हो रही थी कि आपको लगा कि हाँ, इसमें ब्रेक आनी चाहिए। उसके बाद देखेंगे कि मेरी क्या स्टेज है और सामने वाले की क्या स्टेज है। उसमें होता ये है कि आपका ध्यान, जो कांस्टेंट रिमाइंडर्स आपको आ रहे होते हैं सामने वाले की तरफ से, कांटेक्ट करना है या व्हाटएवर, जो भी सिचुएशन ख़राब चल रही है, वो रुक जाता है। तो आपका फोकस होता है अपनी पर्सनालिटी पर और अपने ऊपर, और आप आगे बढ़ने की चीज़ों की तरफ फोकस करना शुरू कर देते हैं, जो कि आपको पीछे धकेल चुका था रिश्ता,
उसको ज़रा साइड पे करके आपने आगे की चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। और ये एक बड़ी अचीवमेंट होती है उस रिश्ते के हवाले से। इससे ये मत समझिएगा कि सामने वाला कहीं चला जाएगा। जब तक वो चीज़ ख़त्म नहीं होगी, तब तक एक टिकटिकी बंधी रहती है दोनों के माइंड में, क्योंकि एक ने अप्लाई किया हुआ है और एक उसको झेल रहा है। तो दोनों के साथ ऑलमोस्ट सेम कंडीशन होती है, लेकिन डिफरेंस जो आ रहा होता है वो सिर्फ़ अप्लाई करने वाले का वेट की सूरत में आ रहा होता है कि वो थोड़ा-सा वेट कर रहा होता है कि ये कब आएगा? और दूसरा इंसान ये सोचता है कि चलो अभी थोड़ी देर बाद जाता हूँ, चलो थोड़ी देर बाद जाता हूँ, फिर चला जाऊँगा, शायद ना ही जाना पड़े और मेरी ईगो सेव हो जाए। तो इस चक्कर में थोड़ा-सा डिफरेंस है, अदरवाइज़ ऑलमोस्ट सेम ही इम्पैक्ट आता है। अपनी पावर को क्लेम करना शुरू करते हैं आप इस प्रोसेस में, और जिस वक़्त आप अपनी पावर को क्लेम करते हैं, तो हीलिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका होता है। और उस वक़्त आप ये सोचते हैं कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इस ज़िंदगी की जर्नी में। आपका फ़ोकस अपने ऊपर आता है, आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में सोचते हो, कौन-सी चीज़ें मैंने करना छोड़ दी थी, कौन-सी मुझे दोबारा से करना शुरू करनी है। और जब पर्सनैलिटी को बेहतर करने लगते हैं, तो जिस पे आपने अप्लाई किया होता है, उसे प्रॉब्लम होती है। उसे लगता है कि ये मगन हो चुका है अपनी लाइफ़ में और अपनी तरफ फ़ोकस कर रहा है। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी पर, यानी कि ज़ाहिरी खूबसूरती और मेंटली तौर पर कोई कोर्सेज़ या कोई नई चीज़ जो कि आप करना चाहते थे और सामने वाले को पता है कि ये करना चाहता था, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न्स या मेरे साथ ज़्यादा टाइम गुज़ारने की वजह से नहीं कर रहा था। तो ऐसा काम जब आप शुरू करेंगे तो सामने वाले पर आपकी खामोशी भी हिट करती है। देखिए, ये आपने अपने आप को तकलीफ़ से दूर रखने के लिए किया है कि आप उससे राब्ता नहीं कर रहे, उसके रिश्तेदारों से या उसके जानने वालों से या जो आपका फ्रेंड सर्कल है, उससे बात नहीं कर रहे। लेकिन सामने वाले को तो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है ना, वो तो इस तरह की हरकतें कर रहा होता है। कर रहा होता है का मतलब इंसान होता है, इसीलिए लड़का-लड़की दोनों आते हैं उसमें। तो वो जब इस तरह की चीज़ें देखता है कि आप तो एकदम से ही मशगूल हो गए हैं अपनी लाइफ में और वो सारे काम जो कि आपने रोके हुए थे करना शुरू कर दिए हैं, तो हिट होती है और उसको क्रेविंग होती है आपकी। अनहेल्दी पैटर्न्स को ब्रेक मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नो कॉन्टैक्ट फ़ॉर्मूला बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन में अप्लाई करना पड़ता है। या तो रिलेशनशिप टूटने वाला है या टूट चुका है, तो तब आप अप्लाई करते हैं। तो आपके जो अनहेल्दी पैटर्न्स होते हैं एक-दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट करने के या कनेक्शन को बहाल रखने के, वो सब ब्रेक हो जाते हैं। उससे आपका माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है, क्योंकि इसी की वजह से तो आप इस तरफ गए हैं। इन्हीं चीज़ों से तंग आकर तो आप इस तरफ मुड़े हैं। और वो जो सिलसिला चल रहा होता है ना कि कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, फिर कभी कुछ हो रहा है। यानी कि एक सिमेट्री नहीं होती सामने वाले के पैटर्न में भी, और शायद आपको भी अपनी जगह से हिलना पड़ता है, चाहे आप कितने ही मुस्तकिल मिजाज क्यों ना हो। लेकिन अगर सामने वाला मुसलसल हिट किए जा रहा है, तो आप अपने पैटर्न को छोड़ देते हैं। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकल कर जब आप रिलैक्स होते हैं, ये रिलैक्स होना सामने वाले को खींचता है और उसको लगता है कि जैसे उसने कहीं उलझाया हुआ था आपको। और जब उसने आपको उलझाया हुआ था, तो उसे लगा कि ये जो मेरे करीब था, वो दूर हो रहा है। इस वजह से आता है वो आपके पीछे। एक क्वेश्चन जो कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि अगर नो कॉन्टैक्ट अप्लाई करेंगे तो सामने वाले को वैसे ही रहने की आदत हो जाएगी। जिस तरह के हमने उसे आदत डालने की कोशिश की, ऐसा कुछ नहीं होगा और वो कहीं नहीं जाने वाला। जब इतने सारे पॉइंट्स आपको बताए हैं, उन सबको अपनी सिचुएशन पे या अपने रिलेशनशिप में जो-जो गुज़रा उस पे रख के देखें। और अगर नो कॉन्टैक्ट अप्लाई किया हुआ है तो इसे देखिए कि हाँ, ऐसे-ऐसे मैं कर रहा हूँ। आपको अपने ऊपर फ़ोकस करना होगा और अपनी ज़िंदगी को सुकून में रखना होगा अगर आप नो कॉन्टैक्ट का रिज़ल्ट चाहते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपके ऊपर अप्लाई होना बहुत ज़रूरी है। सामने वाले पे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसकी तो बेचैनी ही बढ़ रही है ना। जब आप इन सारी चीज़ों को अप्लाई कर लेंगे,
सोचेगा ज़रूर वो कि मैं भी इसको अपने ऊपर अप्लाई करूँ और मैं भी अपने ऊपर फ़ोकस करूँ, लेकिन उससे होगा नहीं क्योंकि आपने एकदम से उसके माइंड को खींच डालने वाले एक्ट करना शुरू कर दिए हैं। तो मौका दोनों के पास होता है रीग्रोथ का, चाहे तो वो भी कर सकता है। जो फर्स्ट कैटेगरी मैंने आपको बताई थी, उसके अलावा जिस पे भी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो रिस्पॉन्स आने वाला है। तो पहले तो आप कैटेगरी देखकर उसके बाद ही अप्लाई करेंगे ना, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वहाँ से रिस्पॉन्स ना आए। पहली कैटेगरी में तो मैंने आपको बता दिया कि अप्लाई हो ही नहीं सकता, वो तो पहले ही चले जाएँगे, इसलिए उनके ऊपर अप्लाई करके आप अपना वक़्त ज़ाया कर रहे हैं। और ऐसा होता नहीं है कि आप किसी के साथ इतना टाइम गुज़ारें और आपको अंदाज़ा ना हो कि वो कौन-सी कैटेगरी में फ़ॉल करता है। जिस वक़्त आपको कैटेगरी का पता चल गया, तो आपने जो नेक्स्ट स्टेप उठाया नो कॉन्टैक्ट अप्लाई करने का, तो तब ये याद रखिए कि ड्यूरेशन बढ़ सकता है, लेकिन रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। तो ग्रोथ के ऊपर वो भी सोच सकता है, अगर वो दूसरे नंबर वाला इंसान है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अवॉइडेंट होते हैं वो लोग। पहले शुरू में उनको लगता है कि हाँ, हम भी बिल्कुल ऐसा ही कर लेते हैं, लेकिन आपकी मुस्तकिल मिज़ाजी उनको आपकी तरफ आने पर मजबूर कर देती है। तो आपने अपनी सेल्फ ग्रोथ पर तवज्जो रखनी है। दूसरे इंसान को भी मौका तो दिया हुआ है, उसकी मर्ज़ी है, क्योंकि आपने नो कॉन्टैक्ट इसलिए अप्लाई नहीं किया कि आपने उसको अपनी तरफ खींचना है। आपने सुकून के लिए नो कॉन्टैक्ट अप्लाई किया है और याद रखिए जो चीज़ आपकी है वो आप ही की है, आपको मिलेगी। इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए, इस बीज को दिमाग में बोने के बाद तो उसको पानी भी देना है और खाद भी डालनी है, और वो इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करके आप कर सकते हैं। इस खौफ से जब तक आप बाहर नहीं आएँगे कि सामने वाला आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स आप अप्लाई नहीं कर सकते अपने ऊपर। जब आप अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, जो रिज़ल्ट्स मैंने बताए हैं वो आपको मिलेंगे, तो डेफ़िनेटली दूसरा इंसान इस चीज़ पे ज़रूर सोचेगा कि हाँ, हुआ क्या है। तो आप लोगों को मौका ज़रूर मिलेगा 90 टू 98% कह रही हूँ। दोबारा बैठ के इस रिलेशनशिप को कहाँ लेकर जाना है, इस चीज़ का